नमस्कार दोस्तों। बहुत समय से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज थे मुझे। अब उससे मैं बाहर आ गया हूं। अब 2025 की रणनीति के ऊपर काम करना शुरू करेंगे और आप निश्चिंत रहिए, हर वीक जो है वो अब नियमित वीडियो तो मिलेंगे मिलेंगे। हर वीक मैंने एक नया जो है वो सेशन शुरू किया आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का। क्योंकि लगभग 50% पेपर करंट अफेयर से लिंक हो रहा है सब्जेक्ट के साथ। वो कैसे हो रहा है ये वीडियो में भी आप ये चीज समझने की कोशिश करोगे, जो भी मैं आपको टॉपिक्स कवर कराऊंगा उसमें। तो हर वीक अब आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। मे बी जो है वो मंडे को मिलेगी या ट्यूसडे को मिलेगी। हर वीक जो पूरे एक हफ्ते का करंट अफेयर्स होगा, पूरी विस्तार में वन लाइन फैक्ट में भी पढ़ेंगे। उसके हर प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स के ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, नेचर क्या होगा, उसको हम सब्जेक्ट के साथ कैसे लिंक करेंगे इन सब विषयों के ऊपर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया। अब देखिए, पहले तो समझने की कोशिश करिए, आंसर तो 1994 है। डॉक्टर पी वेणुगोपाल आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अभी ना 82 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। अब एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि पी वेणुगोपाल का संबंध किस फील्ड से था, तो मेडिसिन या चिकित्सा से था। वो एक कॉमन क्वेश्चन बन सकता है अगर कोई पूछना चाहे तो। बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसके तीन पैरामीटर्स हैं जिनमें हमको जाना पड़ेगा। पहले तो देखें कि अगर हम अगर कहा जाए वर्ल्ड वाइड देखें, तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की कहानी है, वो 1967 में हो चुकी थी। आपने वन लाइन फैक्ट का जो नॉलेज पढ़ा होगा उसमें हमेशा ये पढ़ा होगा कि साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने कैपटाउन शहर के अंदर जो है वो पहला जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 1967 में। लेकिन हमारे यहाँ इतना समय क्यों लग गया? तो अब इसमें जो लिंक होकर सब्जेक्ट से क्वेश्चन है वो कैसा है हमारे यहाँ इसलिए लग गया क्योंकि देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है या टिश्यू ट्रांसप्लांट करना, मतलब अंग या ऊतक का प्रत्यारोपण करना है, तो ये एक कानूनी और जटिल प्रक्रिया। बिना कानूनी प्रक्रिया के, जैसे मान के चलिए आज के समय में कोई कहे कि भाई मेरे को अपनी किडनी किसी दूसरे को देना, तो आपके कहने से कुछ नहीं होता। जब तक कि उसकी एक पूरी प्रक्रिया है कानूनी, उस प्रक्रिया के तहत जो है वो चीज पास नहीं होगी, तब तक आप जो है वो अपने ऑर्गन को डोनेट नहीं कर सकते, चाहे वो आपका सगा संबंधी क्यों ना। ये भी ध्यान रखिए, उसमें भी जो है जटिलता है। तो 1994 में, उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इंडियन पार्लियामेंट ने एक जो है वो एक्ट पास किया। उस एक्ट में ये प्रोविजन प्रावधान किए गए कि भाई हम ऑर्गन का और टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो देखो गरीबी बहुत है। मजबूरी में जो है अगर कहा जाए, आप आदमी अपने अंग को किसी को दे सकता है। वो पिक्चर देखिएगा, साहिब करके एक पिक्चर थी अनिल कपूर की, बहुत पुरानी फिल्म है, कभी आपको मिल जाएगी। उसमें उसको अपनी बहन की शादी करना रहती है, तो वो अपनी किडनी जो है वो डोनेट कर देता है, दान दे देता है, और उसके लिए उसको काफी एक लमसम अमाउंट भी जो है वो मिलता है। ठीक है। तो वो अमृता सिंह और उसकी फिल्म है। तो उस समय जैसे वो फिल्म में बताया गया, 80s के समय की वो मूवी होगी, उसमें यही तो बताने की कोशिश की गई कि कानून नहीं है तो फिर समस्याएं बहुत है। तो वो तो सब चीजें थी उस समय के, दे दिया, मतलब ये तो सब चीजें हो रही थी, अब पिक्चर में तो कुछ भी दिखा देते। बट 1994 में हमने यहाँ पर ये प्रावधान किया। तो तीन क्वेश्चन आपके तैयार हो गए है ना। नंबर वन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पे, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। प्लांटेशन होता है, प्रोनाउंसिएशन जरा सा टूटे और गया। तो आपके सामने एक एक्ट है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994। एक्ट ने हमको नहीं पढ़ना, हमारे को ये काम करना। ये साफ है कि 1994 में हमने ये कानून बनाया। और इस कानून के बाद अगस्त में, यानी अगर कहा जाए फिर उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया। ओपन हार्ट कर दे हेड को, तो आपको एक डेट मिलेगी 3 अगस्त की यहाँ पर। तो ये दिख रहा है, द फर्स्ट सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इंडिया वाज परफॉर्म द अगस्त 3, जो है अगर कहा जाए थर्ड 1994, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, सर्जन पी वेणुगोपाल, यहाँ पर अगर कहा जाए। तो हमें ये बात साफ समझ पड़ रही है कि अब क्वेश्चन के तीन पैरामीटर्स हैं, कैसे 94 में ये हुआ, कब हुआ, ये क्वेश्चंस लिंक होंगे सब, और कैसे हमने ये एक्ट बनाया, है ना। तो अभी हमारे लिए डॉक्टर तो महत्वपूर्ण है, पर वो पूरी स्टोरी 1967 से 1994 तक की। अगला जो है वो दीपा कर्माकर ने अभी हाल ही में, ये सरप्राइजिंग है क्योंकि उनकी अभी एज इतनी नहीं है, 31 ईयर तो उनकी एज ही अभी। उन्होंने अक्टूबर में अभी ये डिसीजन लिया है कि भाई वो अब जिमनास्ट से संन्यास लेंगी, है ना, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर वो ध्यान देंगी।
तो जब उन्होंने संन्यास की घोषणा करी, दीपा, मतलब आप अगर इंटरनेट पर जाएं और कई सारे अगर एक कीवर्ड ही टाइप करें, दीपा ऐसे सिंपल टाइप करें यहाँ पर, दीपा कर्माकर का संन्यास, ठीक है, अभी आ जाएगा ये। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ढेरों खबरें, ये आपको दिख रहा है, एक हफ्ते पुरानी खबर है, ये सब जितनी भी खबरें दिख रही है 6 दिन पहले की, 6 दिन, यानी इन खबरों से हमको ये बात समझ पड़ रही है कि ये न्यूज में जो अगर कहा जाए बहुत ज्यादा चर्चा में है ना। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से लिया संन्यास, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा करी, ठीक है, मैट से ले रही हूँ, ऐसी खबरें। तो जब इस तरह की कोई खबर, ये नीचे देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है, 31 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा, ठीक है, यहाँ पर प्रोडोनोवा क्वीन जो है वो जिम्नास्ट दीपा मतलब अगर कहा जाए कि ने संन्यास की घोषणा की। अब इसमें लिंक क्या होता है कुछ, अब एग्जाम वाला जो है वो पेपर बनाते समय ये थोड़ी लिखेगा कि दीपा कर्माकर का संबंध किससे है, वो 3 4 क्वेश्चन करेगा। पहला तो दीपा कर्माकर चर्चा में कब आई, वो आई रियो ओलंपिक में, क्योंकि मेडल टैली में वो जगह नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी जो है वो अगर कहा जाए कि जो टॉप 10 लिस्ट थी उसके अंदर उनकी जगह थी। तो वॉल्ट स्पर्धा जिम्नास्ट से ही जुड़ी हुई है, उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और ये भारत के अगर कहा जाए ओलंपिक इतिहास में पहली बार था कि इस प्रतिस्पर्धा में कोई हमारी ओर से गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये हमारे लिए साफ है कि हाँ भाई 2016 में कहाँ ओलंपिक हुआ था, तो ये लिंक हो गया क्वेश्चन। दूसरा, अभी हाल ही में उन्होंने अपना जो संन्यास लेने की घोषणा करी उसके पहले ही एक इवेंट में उन्होंने गोल्ड, ये भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, अब ये समझ लीजिए भाई आप, अगर हाल ही में किसी कंट्री के अंदर ताशकंद में, कोई ऐसा भी नहीं था कि नेशनल लेवल पर था, इंटरनेशनल इवेंट था ताशकंद में, एशियन वुमेन, ठीक है, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट चैंपियनशिप जो हुई थी, उसमें उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। तो ऐसा नहीं कि उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा होगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद तीसरा है 2016 में, तो दो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं, आप पिछले 10 साल का पीएससी का उठाइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। 2017 में जो है अगर कहा जाए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया, 2016 में तो देखिए भाई ओलंपिक में गए, तो जाते से ही ओलंपिक में गए और पद्मश्री तो दे नहीं दिया, पद्मश्री की तो प्रक्रिया जो है अगर कहा जाए पहले हो जाती। तो 2017 में ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे, आप ये याद रखिएगा जब भी मतलब पूछा जाएगा। तो हमारे लिए 3 4 चीजें हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे इवेंट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे 2024 का ताशकंद वाला, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, मतलब मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। दूसरा कि भारत सरकार ने उनको कुछ पुरस्कार दिए, तो 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला, 2016 में, 2015 में उनको अर्जुन अवार्ड मिला, और 2017 में जो अगर कहा जाए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये क्रमबद्ध तरीके से। अर्जुन, सब पहले अर्जुन आएगा, अर्जुन के बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न आएगा, फिर जो है वो अगर कहा जाए पद्मश्री आएगा। इसके अलावा ये जो विश्वेश्वर नंदी है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाई ये वो व्यक्ति है जिन्होंने उनको तैयार किया। तो कोच का भी, अब कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन आए तो दिमाग खराब हो जाता है, यार ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। विश्वेश्वर नंदी का संबंध जो है वो अगर कहा जाए किस खेल से, किस खेल के जो है वो जाने माने कोच, अब दिमाग खराब अपना, अपन समझ रहे हैं कि प्रश्न का नेचर क्या है, तो अब यहां समझ पड़ता है कि किस नेचर से ये पूछना चाह रहा है वो, है ना। फिर अगला है, हाल ही में जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, मुंबई। अब ये क्वेश्चन आने की संभावना क्या है, देखो ऐसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम होना शुरू हुए। नए तरीके से जो है अगर कहा जाए हमने स्किल की पॉलिसीज बनाई, यहाँ पर कुछ चीजें मैं दिखाता भी जा रहा हूँ साथ में, जो आप कॉपी में चाहें तो नोट भी करिए, एग्जाम के लिए भी यहाँ पर जो है वो, ठीक है। नेशनल स्किल पॉलिसी, तो अब जो अगर कहा जाए 2014 में जब नई सरकार आई, तो उस सरकार के आने के बाद 2015 में नई जो है अगर कहा जाए स्किल के लिए पॉलिसी बनाई। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ नेशनल स्किल पॉलिसी फॉर, जो है पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद अभी कोई नई पॉलिसी नहीं बनी। 2015 में कौशल विकास के लिए और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए, कौशल विकास से ही उद्यमशीलता आती है, ध्यान रखें, आपके पास कोई स्किल नहीं है आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। अभी अगले हफ्ते एमपीपीएससी का मेंस का पेपर शुरू हो रहा है, आप मान के चलो हो सकता है कि इसी पॉलिसी के 2 पॉइंट आ जाए तो क्या कर लोगे, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप की वो बात कर रहा है वो इस पॉलिसी के अंदर दी हुई है पूरी, कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर खड़ा करोगे, तो जब सबसे पहले स्किल्ड करोगे उसको, कौशलगत जो है वो, फिर तो एंटरप्रेन्योर बनेगा, नहीं तो कैसे एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो एक तो ये हमने करा, फिर इसके बाद लगातार जो है अगर कहा जाए सरकार ने कदम उठाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से मिनिस्ट्री खड़ी कर दी सरकार ने, ठीक है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आप सोचिए कि 2014 में मतलब अगर कहा जाए इससे पहले भारत में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग से कहीं कोई
मंत्रालय नहीं हुआ करता। पहली बार सरकार को लगा कि नहीं, अब अपने को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है वो मिनिस्ट्री खड़ी करना है, तो वो सरकार ने काम करना शुरू किया। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है कि जो ये एक नई मिनिस्ट्री है, बकायदा नए तरीके से जो है वो आपने इस मिनिस्ट्री को खड़ा करने के लिए जो है वो काम जो है वो शुरू किया। तो एक ये आपको याद रखना, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मेरा बताने का जो उद्देश्य है वो यही है कि कम से कम आपको ये बात समझ पड़े कि अभी जो है वो कोई जैसे सरकार आई तो किस सरकार के क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे जो अगर कहा जाए कि क्या काम होते हैं, सब चीजें जैसे लिखा ना। अब हम तुक्का कैसे लगाएं, जैसे द स्किल मिशन लॉन्च इन द प्राइम मिनिस्टर 15 जुलाई 2015। सोचो, अगर ये प्रश्न आ जाए, हमको ना पता हो, लेकिन हमारे दिमाग में यार कि स्किल से संबंधित जो भी कुछ हुआ होगा वो 2014 के बाद ही हुआ, हम तुक्के से भी आंसर तक कैसे जाएंगे ये भी देखना जो है वो जरूरी है। मतलब यहाँ पर तो अब यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डे, यही आ जाए अभी अगले हफ्ते जो है, अगर कहा जाए एमपीपीएससी के मेंस में, दिमाग का दही हो जाएगा बच्चे का। क्यों? क्योंकि इस दिन डिसीजन लिया था ना, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप बाय नोटिफाइड इन द 9 नवंबर 2000। ये क्वेश्चन पीएससी में, आप सोचो कि मैं कितना याद करूंगा, अरे याद करने की जरूरत नहीं, अप्रोच पे जाओ ना कि 2014 से पहले तो था ही नहीं इसके लिए अलग से अलग कुछ भी। तो हमें दिखा कि 9 नवंबर 2014 को सरकार ने डिसीजन लिया कि हम भाई अलग से जो अगर कहा जाए मिनिस्ट्री खड़ी करेंगे, नोटिफाइड करेंगे। तो ये 9 नवंबर को हम सेलिब्रेट करें, अभी इसी बार, अभी आज जो है वो 15 अक्टूबर है, आप अभी 9 नवंबर को देखिए, बकायदा आपको पूरे डे की स्टोरी मिलेगी। तो इसमें क्या करा अभी सरकार ने, इसी दिशा में कदम उठाते हुए, अब इसके पीछे के भी जो है वो अगर कहा जाए संस्थान के पीछे, हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादातर संस्थान वहां खड़े होते हैं जहाँ चुनाव वनाव होते हैं, वहां बहुत काम होता है ना। अभी आपको मालूम महाराष्ट्र में इलेक्शन है, ये उसके पीछे भी है। हालांकि महाराष्ट्र में लेबर फोर्स भी बहुत ज्यादा है, स्किल्ड लेबर भी जो है वो अगर कहा जाए अच्छी है, सब कुछ मामले में महाराष्ट्र अच्छा है। तो मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना की गई। बैकग्राउंड आपको समझ पड़ गया कि 2014 के बाद क्या कदम कैसे उठाए गए और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। 2025-26 में एनसीईआरटी की किताबें, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अमेजॉन आंसर है, इसके पीछे का तर्क देखिए अभी क्या हो रहा है। एक तो क्या है कि सरकार धीरे धीरे अभी आने वाले कुछ साल में सरकार कर ही देगी, ये दबाव डाल रही है स्कूलों के ऊपर कि वो एनसीईआरटी के ही कैरिकुलम्स जो हैं उनको चलाएं, अलग से खुद के जो है वो कोर्सेस ना चलाएं। तो नंबर वन की ये है कि हमारे पास जो है वो मार्केट में जो मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी हमको सुनिश्चित करना पड़ेगी। जब मार्केट के अंदर मटेरियल की अवेलेबिलिटी उपलब्ध हो जाएगी, इसको ऐसे समझिए, आज से 10 साल पहले अगर कोई एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करता था तो एनसीईआरटी की किताब ढूंढने में जान निकल जाती। जिस समय मैंने तैयारी करी, लगभग 15-18 साल, 20 साल पुरानी बात, और 2001 में तैयारी करता था, उस समय की बात अगर मैं करूं तो एनसीईआरटी की किताब ढूंढना, मतलब जो है अगर कहा जाए क्या बोलते हैं कि, अब उसमें कहावत तो कुछ भी बोलने वाली नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल था। आज हमारे पास ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, नंबर वन। लेकिन बहुत रिमोट एरिया में ऑनलाइन बुक का जो है वो भी हम यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी है वो देखना जरूरी है। अब हमारे पास जो है वो ये है प्लेटफॉर्म्स, यहाँ से आप बुकों को ले सकते हो, बहुत सस्ती बुकें आती हैं, बहुत सस्ती बुकें आती हैं। आप ऐसे समझ लीजिएगा एनसीईआरटी की बुकें बिल्कुल वैसी हैं जैसे वो गीता प्रेस गोरखपुर की, अगर आप रामचरितमानस लोगे तो 100-150 रुपए में आपको किताब मिल जाती है। सेम कहानी तो अमेजॉन वाला आ सकता है, लिखा भी है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, प्रिसाइड ओवर द, ठीक है, उन्होंने सिग्नेचर किए, एमओयू साइन किया अमेजॉन के साथ कि भाई 15 करोड़ बुक, समझते हैं ना 15 करोड़ जो बुक कितनी होती है, अभी पेपर में आया भी था कि ये एक्चुअल जो नीड, 3 गुना ज्यादा बुकें हम छापेंगे इसमें, और पूरे देश में, क्योंकि 20,000 पिन कोड, मतलब कि आप ऐसी जगह, जिस जगह से आप संबंधित होंगे उसका एक पिन कोड होगा, 20,000 पिन कोड्स के साथ इसको लिंक है कि कहाँ कहाँ ये मिल जाए। अगला एमपी का क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश का, कि पेरू के लीमा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी ने रजत और स्वर्ण पदक जीता? तो सूरज शर्मा, ये वन लाइन फैक्ट, इसलिए मैंने जनसंपर्क का ये पेज लगाया है, लिखा हुआ है कि युवा शूटिंग खिलाड़ी सूरज शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग के खिलाड़ी हैं, लीमा पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप में पिस्टल राइफल शॉटगन में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और राज्य का नाम रोशन किया। तो उसमें दिखा है कि टीम स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड लिया और व्यक्तिगत स्पर्धा में उन्होंने जो है वो रजत लिया, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा व्यक्तिगत में रजत और टीम स्पर्धा में गोल्ड। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हमारे लिंक हो सकते हैं, और ये पूछ भी सकते हैं कि भाई सूरज शर्मा का संबंध किस खेल से है, या आपसे पूछ सकते हैं कि आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, लीमा में, ओमान में, ऐसे कुछ आपको और ऑप्शन दे सकता है, तो ये वन लें। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सुधार हो गया।
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा कभी रैंकिंग बहुत अच्छा रहा नहीं, क्योंकि 127 देश में अगर हम 105वें नंबर पे हैं तो अच्छी स्थिति में नहीं। बट मैं मानता हूं कि ये कोई मायने नहीं है, इनके जो पैरामीटर्स हैं उस पर हम फिट नहीं बैठते। आज 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से आप पैरामीटर को फिट करेंगे तो बड़ा कठिन है। आप खुद देखिए, आज के पेपर में एक हेडिंग पढ़ रहा था, कनाडा से हमारे रिलेशंस खराब रहे। अब जिस देश की आबादी 3.5 करोड़ और हमारी आबादी 140 करोड़, तो परेशान आगे जाके वही होगा, हम नहीं होंगे ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब आप समझिएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड आवश्यकताओं में उनको ज्यादा तकलीफ होना है, हमको नहीं होना है आने वाले समय। 100 आज अगर वहां से कोई चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 140 करोड़ लोग अगर कहा जा ले रहे हैं, वो बाइकआउट कर देंगे तो सब चीजें खत्म है। वहां के लोगों से जो है वो बहुत ज्यादा असर है। तो परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अब इसमें अगर हम समझे, तो पहले तो इसके लिए हमको 3-4 फिगर लेना पड़ेंगे, क्योंकि पिछली साल हमारी रैंकिंग पाकिस्तान से खराब थी। तो काफी पेपरों में, न्यूज में अपोजिशन ने ये पेपर ये छापा भी कि भारत तो पाकिस्तान से बुरी स्थिति में है, भुखमरी की स्थिति बहुत खराब है। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये है क्या। तो इसके लिए हम सिंपल कीवर्ड टाइप करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस तरह से। अब मेरे साथ पढ़ाने में ये भैया कि मैं छुपा के नहीं पढ़ाता, मतलब चीजें जो दिख रही हैं वो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आप जा सकते हो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे आपको इंडिया वाले पेज पे जाना है। अब इंडिया वाले पेज पे आपको दिख रहा है कि टोटल ओवरऑल उन्होंने 5 कैटेगरीज में जो है वो रखा है। इंडिया लगभग 50-50 की स्थिति में है, यानी 20 से 34 के बीच 27 है, यानी हम लगभग आधे इधर और आधे इधर, बहुत अच्छे भी नहीं है बहुत बुरे भी नहीं, सीरियस कैटेगरी के अंदर हैं हम यहाँ पर। दूसरा, अगर कहा जाए कि 2024 में हम 105 भी रैंक पे रहे 127 देशों में, ये हमको याद रखना। 4 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग निकलती है। पहला, कि वहां की कितनी जो जनसंख्या है वो अंडर न्यूट्रिश्ड है, यानी उसको जो है वो पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मध्य प्रदेश है। आपने देखा होगा कि जब भी हम मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं आते। हालांकि आज आप 2024 में हो, महिला, बच्चे, धात्री माता जिसको लैक्टिक मदर कहा जाता है, और किशोरी, इनके न्यूट्रिशन के लिए और इनके सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए, देखो, एक गर्भवती महिला है उसको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। धात्री माता जिसको अपन लैक्टिक मदर कहते हैं, जो बच्चे को फीडिंग कराती है, उसको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। टीनेजर गर्ल्स जो है घर का जो, उनको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, और 0 से 6 साल की बच्चा जो है वो उसको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। इन सब के लिए आप सोचिए, कब से हम कार्यक्रम चला रहे हैं, 50 साल पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स या सर्विसेज जिनको कहा जाए, समेकित बाल विकास परियोजना, जो यूनिसेफ के सहयोग से काम कर रही है। 1975 में भारत में शुरू, 1975, आज 2024 में हो। आप ये मान के चलिए कि इस साल ये क्वेश्चन भी आएगा कि 50 साल हो गए उसके बाद भी अगर हम यहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात तो आपको समझ पड़ती होगी कि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां हैं, सिस्टम में कुछ कमियां हैं। ठीक है, और तीसरी कि कहीं ना कहीं करप्शन है। जहां के लिए ये चीजें निकली हैं, आप में से कोई अगर कमेंट करके भी लिखेगा तो समझ सकता है कि हाँ सर, आंगनवाड़ियों को जो चीज जाना चाहिए कि दूध का पैकेट, अंडे, ब्रेड, वो जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रही, किसी दूसरे को मिल रही, यह हाल है। तो उससे आप ही अवेयर, अब जो अगर कहा जाए हम और आप ही अवेयर करेंगे सिस्टम को। तो एक तो अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगर कहा जाए, ऐसे ये 4 पैरामीटर है, आपको दिख रहा होगा कि कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है 5 वर्ष से कम आयु में। ठीक है, वेस्टिंग, स्टंटिंग, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि WTO के 4 ही पैरामीटर होते हैं माल न्यूट्रिशन के। यहाँ पर अगर कहा जाए, है ना, तो ये अब हमारे सामने है। इन पैरामीटर के आधार पर, हालांकि ये आंकड़ा आपको एक अच्छी चीज बता रहा है, यानी आपको भी क्या समझ पड़ा कि कुल कैटेगरी 5 है, पैरामीटर ये 4 हैं। ठीक है, टोटल अगर कहा जाए कि हमारे स्कोर में लगातार सुधार हो रहा है, यानी हम किसी समय में 38.4 थे, नीचे डिक्लाइन हो रहा है, यानी हम काम कर रहे हैं। और सबसे नीचे अगर कहा जाए कि हम अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान से ठीक स्थिति के ऊपर है अब पहले की तुलना में। अब यहाँ एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है, उसके ऊपर हमको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे ये इंडिया दिख रहा है, इंडिया के 27.3 है। हो सकता है कि पैरामीटर वालों के ऊपर दबाव डल जाता है कि भैया तुमने पिछली बार तो हमको इधर रख दिया, इतना हमारी जो है वो बेइज्जती करा दी देश की। अब बिल्कुल आजू बाजू में ही रखा उसने, हालांकि पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन देखोगे तो खराब है हमसे बहुत। लेकिन इसमें एक प्रश्नजनक चीज बात है, वो ध्यान से देखो, लगभग हमारी ही जैसी आबादी के ऊपर खड़ा हुआ है चाइना। और चाइना की पोजीशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर 5 के नीचे दिखा रहा है वो 5, हम 27 पर।
ये प्रश्नजनक है। तो ये आपको ऑलमोस्ट समझ पड़ गया होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग आपको पता चल गई कितनी है। हमसे बुरी स्थिति में जो है वो हमारे पड़ोसी देशों में, जैसे बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है हमसे, नेपाल की नहीं है, मलेशिया की जो है अगर कहा जाए, सॉरी हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, इनकी सबकी स्थिति हमसे अच्छी है। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं। तो ये क्वेश्चन आपको लिंक होगा। अब कैसे होगा, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि निर्धारण दो संकेतों के आधार पर किया जाता है, नहीं चार पैरामीटर से आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा यहाँ पर। अगला वन लाइन फैक्ट वाला क्वेश्चन है, खो खो वर्ल्ड कप का जो है वो आयोजन कहाँ होगा। तो ये अगले साल, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी शेड्यूल्ड होते हैं स्पोर्ट इवेंट के, वो क्वेश्चन पेपर सेटरों के लिए बड़ा मनोरंजक क्वेश्चन होता है, उनको बहुत पसंद है कि ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। तो ये भारत में ही होना है 2025 में। मैंने यहाँ पर जो है वो आकाशवाणी का एक वो लगा दिया कि भारतीय खो खो महासंघ डैश 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 खो खो की घोषणा करी और खो खो विश्व कप 2025 में भारत में आयोजित होगा। तो ये तो हमारे लिए बुनियादी बात। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग। हो सकता है कि आप में से किसी ने इस नजरिए से इसको ना पढ़ा हो। सबने ये तो पढ़ रखा है कि यार अभी जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में इलेक्शन हो, और हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति जो कि थोड़ा बहुत चुनाव के प्रति रुझान रखता है, उसको इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स में बड़ी दिलचस्पी थी। वो देखना चाह रहा था कि एक्चुअल जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला। तो मैंने भी क्वेश्चन उससे ही बनाया, और आपका क्वेश्चन लिंक होगा भी, ये ध्यान रखिएगा। पहला तो आपको दिख रहा है कि हरियाणा राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ये मैंने, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा। मैं आपको इसका वो भी दिखा दूंगा, एक मतलब मेरे पास इसका फाइल भी है ओरिजिनल, वो भी दिखाऊंगा। फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में, ये भी सही है। इन विधानसभा चुनाव की जो वोटों की गणना 8 अक्टूबर को हुई, ये भी सही है। और जम्मू कश्मीर राज्य में अनुसूचित जाति के लिए कोई विधानसभा सीट नहीं है, ये गलत है। अब पहले तो इसको समझने के लिए अपन एक फाइल साथ में लिंक करें। एक सेकंड होल्ड कीजिए ना। तो देखिए, पहले तो मैंने आपके लिए लिंक करी फाइल। ये ऑफिशियल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है वो आर्टिकल है। हमारे लिए कैसे, जैसे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाता है पहले थे। पहले तो हमको दिख रहा है कि हरियाणा में जो सीट्स हैं उसमें टोटल 90 में से 17 सीट शेड्यूल कास्ट की हैं, शेड्यूल ट्राइब की कोई सीट नहीं। यानी ये साफ है कि हरियाणा के इलेक्शन में जनजातीय समुदाय से लेकर कोई मुद्दा नहीं रहा होगा, क्योंकि वह ट्राइबल पॉपुलेशन ना के बराबर है। क्योंकि वहाँ कोई सीट नहीं है, तो इसलिए आपने कभी भी कोई राजनीतिक स्टेटमेंट या कोई सभाओं को देखा होगा तो वहां कोई, जो अगर कहा जाए, जनजाति योद्धा की कहानियां नहीं कही गई। दूसरा, जम्मू कश्मीर में अब हमको ये पता चला कि वहाँ अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के लिए सीटें रिजर्व हैं, 7 और 9 आपको दिख रही हैं। ये क्वेश्चन इतना लिंक नहीं होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हरियाणा में स्थिति। दूसरा, आप लिंक से देखिए, यहाँ पर दो आर्टिकल्स को लिंक किया गया। 324, सबको मालूम है, देखो सब्जेक्ट कैसे रिवीजन होता है। सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में लिखा हुआ है, उसका काम ही है कि आपको फेयर इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना है। लेकिन वहाँ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 क्यों चर्चा में, ये समझिए। आर्टिकल 172 ये कहता है कि भाई जो विधानसभा है हमारी, अभी हम चूंकि विधानसभा इलेक्शन की बात करें, विधानसभा, उसकी जो अवधि होना चाहिए, उसकी जो फर्स्ट सिटिंग है उससे 5 साल की होनी चाहिए। अब यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको उलझन पैदा हो जाएगी। यहाँ मिला, मतलब कभी भी जब अपन पढ़ते हैं तो ये चीज देखना चाहिए कि यार लिंक सब्जेक्ट के साथ कैसे करेगा वो क्वेश्चन को। जैसे मैं यहाँ आपको इसी के ऊपर ले जाऊं, ये मैं, एक सेकंड लगेगा मुझे, मैं सीधे आपको ये ले गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट्स के ऊपर, है ना। अब अगर मैं ये स्टेट्स में नीचे चला जाऊं और सीधे जाकर जो है अगर कहा जाए मैं यहाँ से आर्टिकल 172 रीड करके दिखाऊं, तब आपको ये चीज समझ पड़ेगी कि हाँ यार, ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो मुझसे बनता कि नहीं बनता। ये लिखा हुआ है, राज्य विधानमंडल का, विधानमंडल में दोनों चीज आती है, असेंबली भी आती है, यहाँ पर अगर कहा जाए काउंसिल भी। अभी हम काउंसिल की बात नहीं कर रहे। तो राज्य विधानमंडल की अवधि, तो लिखा है प्रत्येक राज्य में प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से 5 वर्ष। क्योंकि उनको 5 वर्ष हो गए तो उनको इलेक्शन करा के पूरी प्रक्रिया करना, इसीलिए ये आर्टिकल में उन्होंने ये जगह दी। तो 172(1) हमारे लिए यहाँ पर क्लियर हो। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जम्मू कश्मीर में जो अगर कहा जाए टोटल इलेक्शन होना है 3 फेज में। तीसरे फेज में सबसे ज्यादा 40 सीटें दिख रही हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये क्वेश्चन क्यों उलझ गया, क्योंकि पहले इसकी डेट ऑफ काउंटिंग जो थी वो 4 जो है वो अक्टूबर थी।
फिर जो है अगर कहा जाए, उन्होंने बढ़ाकर जो है वो डेट ऑफ काउंटिंग को जो है वो 4 से 8 कर दिया। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो अब कारणों पे अभी हम बात नहीं करेंगे। तो अभी चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 फेज में हुआ, तो गजट नोटिफिकेशन के लिए फेज नहीं पूछेगा, क्योंकि 3 फेज में उलझ जाएगी कहानी। लेकिन अगर हम हरियाणा में देखें तो एक ही फेज में हुआ, तो डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन 5/9/2024, एक ही डेट दिख रही है हमको। और दूसरा, ये 9 तारीख का खबर है पेपर का, दैनिक भास्कर का। यानी 8 को जब वोटिंग के रिजल्ट आना शुरू हुए, तो 9 के पेपर में ये आ गया कि कैसे हरियाणा में जो है वो हैट्रिक मारी, और जम्मू में जो है वो अगर कहा जाए सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो बीजेपी को मिला, 25.64%। ऐसे आपको कितनी चीजें लिंक हुई। आर्टिकल 172 क्या कहता है, ठीक है, वो आपके सामने पूरा के पूरा एक आर्टिकल नया रिवीजन हो गया। यही क्वेश्चन आप ये मान, एक सेकंड, वो स्क्रीन शेयरिंग से हट गई। यही क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए आपको जो है वो एग्जाम में जो है वो आते हैं। और कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में जो है वो आते नहीं यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो है वो क्वेश्चन भी बड़ा यूनिक है और इंटरेस्टिंग है। अक्टूबर 2024 में अभी हुआ, श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच में से पहले किस वर्ष कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। पहले तो समझ लीजिए, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम पुराना है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम अभी नया बना है, और इसमें ये पहला इंटरनेशनल इवेंट है नए बनने के। तो अब ये वाला तो वो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए पंच करेगा। यानी इसमें दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो जो है अगर कहा जाए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई भारत को बांग्लादेश को 7 विकेट से जो है वो हराया हमने। लेकिन अगर आप इस पूरे न्यूज को ध्यान से देखें, ये दैनिक भास्कर का एक क्लिप लगाया मैंने, इसमें आपको एक बड़ा आर्टिकल पेपर में देखिए, पेपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना, ग्वालियर में आज 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत, अब यहां पर देखिए सीरीज की जो है पहला मैच ग्वालियर के श्रीमंत जो है स्टेडियम में 7 बजे खेला गया। अब इसमें क्या है, यहां से पढ़े। 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी। आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच फरवरी 2010 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। उस वनडे मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक बनाया था। हालांकि वह शहर के एक अन्य मैदान कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया था। उसके बाद नए बने सिंधिया स्टेडियम का उद्घाटन इसी साल 15 जून को किया गया। ठीक है, अब आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए, 3। कि जब ग्वालियर में कितने स्टेडियम हो गए, 2। 2010 में मैच कहाँ खेला गया, आप खुद देखो, पुराना पीएससी के पेपर उठाओ, आप वो पुराने व्यापम के उठाओ, यूपीएससी के उठाओ, कहीं किसी स्टेट के उठाओ, आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक कहाँ लगाया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन यहीं लिखा हुआ है, मतलब कहीं और से नहीं उठाया उसने, सिंपल क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए पंच हमेशा की वर्ड जो होते हैं, ये जो बड़े हेडलाइन होती हैं, इनका एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने आप बड़े कीवर्ड्स को देखेंगे वो मतलब एग्जाम में अपनी मतलब जैसे कहते हैं ना, जगह अलग से जो है वो तैयार कर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज जो है समझ पड़ी होगी कि इसमें क्या क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है, कहाँ से जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ये आ गया समझ में 2010 वाला, इसीलिए मैंने वो 2010 का, ये तो आपने याद कर ही लिया होगा, या आपको जो है वो किसी करंट अफेयर्स की क्लास में मिल ही गया। करंट अफेयर तो अभी इस समय जो है वो यूट्यूब के ऊपर तो जो है अगर कहा जाए कुंभ का मेला है ना। अब कुंभ के मेले में स्नान किस जगह करना है, कौन सी जगह पर्याप्त हमारे डुबकी के लिए सही होगी, जहां से हमको सही फल मिल जाएंगे, वो अब आपको ढूंढना बड़ा कठिन है आज के समय में। पर थोड़ी सी जिज्ञासा से चीजें सीखिए यहाँ पर। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, 200-250 लोग ही देखते हैं उसको। तो लगता है कि वो कुंभ के मेले में हम कहीं किसी कोने में गुम गए यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, तो आपको ये बात ऑलमोस्ट क्लियर समझ पड़ी होगी कि कैसे ये क्वेश्चन जो है वो लिंक हो रहा है यहाँ पर। फिर अगला, दुबई में 100वें T20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को, अब ये क्वेश्चन दो कारण, एक तो आंसर तो 6, ये आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं। पहला है कि कोई भी अगर दुबई में, ये देखिए T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल दुबई में ये T20 का 100वां मैच था। तो जब भी कोई 100वां, 125वां, 51वां ऐसे मैच होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल, जैसे अपन कहते हैं ना कि यार कोई बंदा 100वां जन्मदिन मना रहा है, इस फैक्ट्री को खड़े हुए 100 साल हो गए, तो उसको ज्यादा पहचान दिलाई जाती है। तो उस दिन जो मैच हुआ, जो घटना हुई, वो इतिहास में अलग से दर्ज रहती है। और चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच,
तो ये तो और ज्यादा चर्चा में, चाहे वो पुरुष का हो चाहे महिला क्रिकेट का हो, किसी का भी हो, हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मैच होते हैं वो अलग, उसके अंदर जो है वो देश भावना जागृत हो जाती है दोनों देशों के अंदर। तो ये 6 विकेट वाला है, दुबई में हुआ। ऑलमोस्ट आपको समझ पड़ गया होगा कि क्या क्वेश्चन जो है वो बनेगा। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का, अभी कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी मिलेंगे, कुछ वन लाइन। मध्य प्रदेश सैलिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने 1 से 8 अक्टूबर तक मुशान नहा रेस वीक में 4 मेडल जीते। हमारे यहाँ सैलिंग एकेडमी भोपाल में है, बड़े तालाब पे, बहुत फेमस है, आप सबको पता ही होगा। और कई बार जो है वो एमपी सैलिंग एकेडमी के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब उस प्रश्न क्या करता करेगा, यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, तो ये ओमान में आयोजित हुई थी। ये ध्यान रखिएगा ना, ये वाला जो इवेंट था सैलिंग एकेडमी वाला, ये ओमान में हुआ था। इसका आप देखोगे तो इसी में कहीं मैंने ये आर्टिकल दैनिक भास्कर का लगा रखा, लिखा है। ये 10 जो है वो अक्टूबर का है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने ओमान में आयोजित मुशान रेस वीक में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 मेडल जीते। इनमें 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज शामिल है। मध्य प्रदेश सेलिंग एकेडमी भोपाल, ठीक है, के शशांक बाथम, ठीक है, ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि इसी कैटेगरी में भोपाल के अक्षत कुमार। अब आपको अगर लगता है कि आप खिलाड़ियों के नाम याद रख सकते हो, तो आप ये नाम याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि स्टेट लेवल के क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स में पंच होने लगे। और किसी इंटरनेशनल इवेंट्स में, ओमान में अगर हुआ है तो इंटरनेशनल इवेंट्स में रोल जो वो प्ले करते हैं, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो पंच आपको हो सकता है ना। अब अगला क्वेश्चन भी बड़ा यूनिक है। विश्व के किस देश ने नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए जनमत संग्रह कराया? आंसर है कजाकिस्तान। अब इसकी कहानी को थोड़ा सा पीछे से समझना शुरू करें। 2024 में ही जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट शट डाउन कर लिए। ठीक है, 2024 में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उससे जुड़ी हुई तो 3 4 खबरें। पहला तो जर्मनी वाली खबर है। जर्मनी वाली खबर इसलिए है क्योंकि जर्मनी के लास्ट जो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट थे जिनसे वो बिजली पैदा करता था, बाकी हम जो है अगर कहा जाए रिसर्च और उसके लिए प्लांट चला रहे हैं, उनको उसने जो है अगर कहा जाए शट डाउन कर दिया। दूसरा, कजाकिस्तान को लगा कि कोल बेस्ड एनर्जी को हमको कम करना है और हमको ऐसे सोर्सेस पे जाना है जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन ना हो। तो हम जो है वो जनता से पूछें कि क्या हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करना चाहिए, तो जनता ने लगभग 70% जनता ने कहा कि हाँ हमको करना चाहिए। दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। कजाकिस्तान के अंदर मुद्दा अलग है और ये अलग। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, 2024 के बता रहा हूँ। पहला, कि अभी हाल ही में जो है ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने अपने पूरे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए। ऐसे भी इसलिए ब्रिटेन में बहुत ना के बराबर बिजली पैदा होती थी कोयले से, हमारे जैसे नहीं कि 50% इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से पैदा कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो नेट जीरो 2070 है, तो हम 2070 तक ही कर पाएंगे, ये तो साफ सुथरी सी बात है। जर्मनी ने, ये अगर आप कीवर्ड टाइप करोगे तो 2024 की खबरें मिलेंगी, मतलब इसको आप ऐसे टाइप कर लीजिए। जर्मन एक जर्मनी लास्ट 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसे इतना ही टाइप कर लोगे तो यहाँ पर ये आपको खबरें मिलेंगी, ये स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो ये जो है वो यहाँ आप नीचे जाओ, तो इसमें ये अभी आपको 2023-24 की जो है वो ये दिख रहा होगा। 2024, द 3 लास्ट जो है रिमाइनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन जर्मनी वेयर टेकन द ऑफिस द डैश डैश डैश, और नीचे जो है वो ये आफ्टर जो है वो डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे खबर आपको मिलेंगे। तो एक तो वो था, और एक जो अगर कहा जाए ये कजाकिस्तान का है। अच्छा, कजाकिस्तान में क्यों इंपॉर्टेंट है? कजाकिस्तान न्यूक्लियर, इसको आप ऐसे समझिए कि वो जनता से पूछ रही है सरकार, ठीक है, यहाँ पर कजाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट रेफरेंडम, जनमत संग्रह की बात कर रही है जनता से। थोड़ा कजाकिस्तान की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट कर लेगा यहाँ से। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 8 दिन पुरानी खबर है, ये सब 8 दिन पुरानी खबर है। तो ये लिखा हुआ है कि कजाकिस्तान न्यूक्लियर जो है वो फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन मोर देन और देश देश देश, ये डिप्लोमेट, बहुत सारी जगह पर आपको ये खबर जो है वो देखने को मिल रही है। तो इन खबरों में साफ है, जैसे लिखा हुआ है कि कजाकिस्तान सेंट्रल रेफरेंडम जो है वो कमीशन 71.12% लोगों का कहना है कि हाँ हम जो है अगर कहा जाए कि कर ले, रेफरेंडम कर ले, कोई जो है वो दिक्कत नहीं, और रेफरेंडम के रिजल्ट से इनके फेवर में आए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में हमेशा जो है वो पंच होते हैं। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भारत के सभी राज्यों को करना चाहिए। भारत के किस राज्य ने नागरिकों का कौशल जानने के लिए जनगणना कराई? ठीक है, अब समझ लीजिए आंसर तो आंध्र प्रदेश है। नीचे इसमें मैंने ये लगा भी दिया दैनिक भास्कर। मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदू ही पढ़ो, आप
किसी भी समाचार पत्र को पढ़ो, उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, निरंतरता। और ये पता होना चाहिए कि मेरे फेवर की न्यूज़ क्या है। अब इसमें दो चीजें हैं। आंध्र प्रदेश देश में पहली बार नागरिकों का कौशल जानने की जनगणना, इसका बेनिफिट क्या होगा? स्किल इंडिया, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ढेरों स्किल स्कीम चल रही। पर क्या कभी हम ये तय कर पाए कि एक्चुअल इन स्कीम्स के उद्देश्य क्या है? किन लोगों को स्किल्ड करना चाहते हैं हमारे यहाँ, किस तरह के लोगों को स्किल की जरूरत है, किस तरह का स्किल्ड मैन पावर जिसको आगे लेके जाना है, ये पता ही नहीं। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है। हमने एक सर्वे कराया किसी कस्बे के अंदर 100 महिलाओं पर, उसमें से 70 महिलाओं से हमको पता चला कि उन्होंने कोई ब्यूटी पार्लर कोर्स कर रखा है, या उनको मेहंदी लगाना आता है, या कॉस्मेटिक संबंधी कोई उनके पास हुनर है, कोई हुनर। तो क्या अगर हमें कोई जो है वो प्रोग्राम लॉन्च करना होगा, तो हम पहली प्रायोरिटी में उन महिलाओं के उस कॉस्मेटिक से जुड़े हुए प्रोग्राम लॉन्च नहीं करेंगे? हम वहां पर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई। अब 100 में से 80 महिलाएं कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई, और 10 महिलाएं सिलाई कढ़ाई बुनाई से जुड़ी हुई। तो हमारा जो वो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा है, उसके रिजल्ट्स आना है। तो ये आपको मतलब कभी आप लिखोगे भी ना, कभी मतलब डिस्कशन में भी आप बता सकते हो कि भाई देश के अंदर जो है वो अगर कहा जाए हम लोगों के आय क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, हम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आदमी ने सीखा है उसके अनुरूप उसको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना जरूरी है। यहाँ पर वो जरूरी है। मतलब सीधी सी बात है कि किसी ने क्रिकेट बहुत अच्छा सीखा, और हम उस क्रिकेट के बैट को मोंगरी की तरह इस्तेमाल करें। पता नहीं आपने मोंगरी शब्द सुना है कि नहीं सुना, पहले कपड़ा कूटने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर की मोंगरी से हम क्रिकेट खेल लिया करते थे। तो दोनों बातें अलग अलग हैं कि आप उसको किस रिस्पेक्ट में लेकर जाए। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि करंट से कैसे लिंक होते हैं क्वेश्चन। अब आपको खुद ही समझ पड़ेगा कि हम, एक प्रश्न मेरे स्टूडेंट ने मुझसे किया था कि सर क्या 10-10 साल पुराने करंट अफेयर्स की चीजें याद रखना पड़ेंगी? तो मैंने कहा था नहीं। कैसे? पहले इस प्रश्न को समझें और इसके आंसर को लिंक करें। 6 अक्टूबर 2024 को पीएसएलवी C-37 प्रेक्षण यान 8 वर्ष की यात्रा खत्म हो गई, और इस यान ने वर्ष जो किस वर्ष 104 सैटेलाइट लॉन्च किए? तो ये 2017 में की, है ना? अब ध्यान समझिएगा, मैंने ये पेपर लगाया दैनिक भास्कर का। अब पढ़िए इसको, भारत की ध्रुव, ये 10 अक्टूबर 2024 की खबर है। जब हम करंट को पढ़ते हैं तो वर्तमान घटना को उसके किसी पूर्ववर्ती घटना के साथ, यानी पहले किसी घटना के साथ लिंक करने की कोशिश करता है पेपर वाला। जैसे लिख रहा है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यंत्र PSLV-37 6 अक्टूबर को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर दिया। मैं तो दैनिक भास्कर ही पढ़ता हूँ। और उसी में इतनी खबरें मिल जाती कि अगर आप पीएससी का यूपी, मैं तो कहता हूँ दैनिक भास्कर पढ़ के आप यूपीएससी का पूरा करंट अफेयर्स पकड़ सकते। शर्त है कि आप नियमितता के साथ। तो 8 साल इसकी जो है वो आंतरिक यात्रा समाप्त हो गई। अब ध्यान से देखो, 15 फरवरी 2017 को ये लॉन्च किया था, जिसने 104 सैटेलाइट। ये खबर कब की? 10 अक्टूबर 2024 की। अब मैं आपको यहां से क्वेश्चन की ओर लेके जा रहा हूं। मैंने टाइप किया MPPSC, है ना? आपको समझ पड़ना चाहिए कि कई बार हमको लगता है कि हम जो हार जाते हैं कि अरे यार कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया, हमने तो इसको पढ़ा नहीं। ये मैं 2024 का MPPSC का प्री, अभी जस्ट आपने सबने प्री दिया होगा। ध्यान से देखो, चौथे नंबर का क्वेश्चन। 2017 में इसरो ने किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक हफ्ते में 104 जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च किया था? यहाँ पर, तो यहाँ पर PSLV-C-37, यही प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है आपको। अब ये क्वेश्चन कैसे था? जिस समय ये पेपर बना उसके पहले भी इसको जो अगर कहा जाए ये मिशन की एंडिंग का स्टेज शुरू हो चुका, तब भी ये जनवरी फरवरी के न्यूज़पेपर में भी आया है इस साल कि PSLV-C-37 एक सक्सेसफुल अगर कहा जाए मिशन रहा, एक सक्सेसफुल जब अगर कहा जाए प्रोजेक्ट रहा, इतने सैटेलाइट लॉन्च किया। अब इसकी जर्नी खत्म हो रही है, और अब इसकी जर्नी का तो एक दिन थोड़ी ही कि जो है अगर कहा जाए कि 6 अक्टूबर को सीधे बटन दबाई और आ गया, नहीं। इसकी जर्नी के बाद, और अब अक्टूबर में जर्नी खत्म हो। तो वो प्रश्न बच्चों ने सोचा साला 2017 का क्वेश्चन 2024 में पूछा है, 18 19 20 21 22 23, 7 साल के बाद कितना करंट अफेयर्स याद रहूंगा? अरे कितना याद नहीं रखना है भाई, आपको लिंक करना है। जैसे अभी आपको बताया था ना कि जो है वो हम नेशनल जो है वो अगर कहा जाए इसके एंटरप्रेन्योरशिप डे कब मनाएंगे, तो 9 नवंबर को। क्यों? क्योंकि अभी फिर चर्चा में। अब आपको याद थोड़ी रखना अभी ICDS प्रोग्राम कब शुरू हुआ, 1975 में। क्यों? क्योंकि अब 50 साल हो रहे हैं ना, तो आपको लिंक करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे आएगा चीजें।
अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखिका हांगकांग के संबंध में। नोबेल प्राइज के भी मैंने दो तीन क्वेश्चन लिए, कोशिश करूंगा एक नोबेल प्राइज का मैं अलग से ही जो है वो अगर कहा जाए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं बनाऊंगा। जब फाइनल सब नोबेल प्राइज, अभी वैसे अर्थशास्त्र का भी कल डिक्लेयर हो गया, उसके बाद में बनाऊंगा। पहला है कि वह ये सम्मान पाने वाली दक्षिण कोरिया की पहली महिला, ये बिल्कुल सही है। ये सम्मान पाने वाली 18वीं महिला, ये भी सही है। और तीसरा अगर कहा जाए उनकी रचना द वेजिटेरियन के लिए उन्हें इंटरनेशनल जो है वो बुकर अवार्ड मिला, ये भी सही है। और उन्हें उनके उपन्यास ह्यूमन एक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला, ये गलत है। देखो, नोबेल प्राइज किसी रचना के लिए नहीं मिला, ओवरऑल उनका जो वर्क था, यहाँ पर मैंने ये स्क्रीन लगवाई दैनिक भास्कर की। ओवरऑल उनका जो वर्क था, उस वर्क में उन्होंने बताया कि मानव जीवन के ऊपर परिस्थितियों का क्या असर पड़ता है। तीन रचना उनकी फेमस है। एक उनकी बुक है, यानी स्टोरी है, द ग्रीक लेसन। दूसरी है द वेजिटेरियन। और तीसरी है ह्यूमन एक्ट। ह्यूमन एक्ट जो है वो 1980s में दक्षिण कोरिया में गोंगजू में एक रिवॉल्ट हुआ था। उस रिवॉल्ट की स्थिति के बाद उसको कैसे दबाया गया, वहां मानवीय समस्याएं क्या हुई, लोगों के ह्यूमन राइट कैसे हुए, उस समय उस परिस्थिति को उन्होंने शायद देखा और उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पर द वेजिटेरियन में उन्होंने बताया कि एक महिला जब नॉनवेज खाना बंद कर देती, उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या समस्याएं आती हैं, शाकाहारी से उनकी सोशल लाइफ जो अगर कहा जाए कैसे जो है वो प्रभावित होती है, उसको उन्होंने जो है वो लिखना शुरू किया। तो ऐसे अगर हम कहें तो उनको किसी एक बुक के लिए ये नोबेल नहीं मिला, ओवरऑल लिटरेचर में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस जो अगर कहा जाए के लिए उनको ये नोबेल से सम्मानित किया गया। तो एक तो आपके सामने दो तीन चीजें हुई। एक तो तीन किताबें दिख रही, द ग्रीक लेसन, द वेजिटेरियन और ह्यूमन एक्ट्स। कल मैंने एक यूट्यूब वाला जो चैनल है उसके ऊपर एक पोस्ट भी करा था, और बहुत सबसे ज्यादा मतलब 30% लोगों का आंसर सही था उसमें। उसमें पूछा था मैंने, आप देखोगे तो कम्युनिटी पोस्ट पे चले आना, उस पर दिख दिख भी जाएगा। उसमें सिंपल सा प्रश्न मैंने पूछा था कि भाई ये जो नोबेल प्राइज सम्मानित हैं, इनका यानी हांगकांग का, इनमें से कौन सा नॉवल उन्होंने नहीं लिखा था, है ना। द ग्रीक लेसन, द वेजिटेरियन, द ह्यूमन एक्ट, यहाँ पर अगर कहा जाए तो और द प्रॉफिट सॉन्ग, ये चार मैंने पूछे थे और बहुत सारे बच्चों ने उसमें गलत आंसर जो है वो किया। तो अभी क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपने कोई एक बुक लिखी, एक ही लिखी है तो फिर तो वही नाम हो जाएगा, लेकिन आपका ओवरऑल लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन, उसके लिए जो है अगर कहा जाए आपको नोबल से जो है वो सम्मानित किया जाए। तो अब अगर हम जैसे आज हम जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड देखते हैं ना, तो कभी आपने ध्यान से देखा होगा कि शुरुआती जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिले, जैसे सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के पहले ऐसे साहित्यकार थे जो हिंदी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित, या रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कोई स्पेसिफिक जो ऐसी रचना रही जो ज्ञानपीठ से संबंधित। बट आज ज्ञानपीठ का क्राइटेरिया बुक नहीं है, ज्ञानपीठ अवार्ड का क्राइटेरिया ओवरऑल लिटरेचर है। पहले तो हम ये मान सकते थे कि यार जो है वो कोई एक आपने चिदम्बरा नाम की बुक लिख दी और चिदम्बरा से जो अगर कहा जाए कि आपको ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो मिल गया, एक बुक से जो है वो आपको मिल सकता था, हम मान सकते हैं। बट आज के समय में वो चीज जो है वो खत्म है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इनमें इनकी रचनाएं यहाँ पर। दूसरा, कितने वर्षों के बाद मुंबई ने ईरानी कप जीता, तो ये वन लाइन फैक्ट का क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर आप कहीं भी पढ़ लेंगे, 27 वर्षों के बाद। इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिजिक्स के नोबेल प्राइज के संबंध में, तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है अगर कहा जाए कि 2024 में कौन सा कथन असत्य है। जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को यह पुरस्कार दिया गया, सबको मालूम है। जेफरी हिंटन को गॉड फादर ऑफ एआई, ध्यान रखना फादर ऑफ एआई की बात नहीं हो रही है, ठीक है। गॉड फादर ऑफ एआई, एआई में बहुत सारे ऐसे जो अगर कहा जाए वैज्ञानिक हैं जो एआई के साथ जुड़े हैं। जैसे एलन ट्यूरिंग ने जब ट्यूरिंग टेस्ट किया, वो एआई की कहानी का सबसे जो अगर कहा जाए पहला जो है वो फेस माना जाता है। सबसे जो अगर कहा जाए पहला फेस वहीं से जो है वो शुरुआत हुई। उसके बाद अगर कहा जाए जॉन मैकार्थी, तो जॉन मैकार्थी ने एआई के ऊपर जो है वो बहुत सारा जो है वो काम किया, ठीक है। उनने एक लैंग्वेज डेवलप करी थी, लिस्ट, जिसको लिस्ट प्रोसेसिंग कहा जाता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पहली जो है लैंग्वेज, ठीक है। इसीलिए जो अगर कहा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ड उन्होंने जो अगर कहा जाए पॉइंट किया, फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यह गॉड फादर की बात की। तो एक्चुअली ये पुरस्कार मशीनों के सोचने समझने की शक्ति के संबंध में शोध से दिया गया। दो वैज्ञानिक हैं, दोनों के वर्क अलग अलग। पहला तो जॉन हॉपफील्ड के द्वारा ये लिस्प जैसी उच्च स्तरीय भाषा विकसित की गई, ये गलत है। ये जॉन मैकार्थी ने विकसित की थी।
और उन्होंने जो है अगर कहा जाए कई और लैंग्वेज भी, जैसे अल्गोल, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो जो दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके साथ जॉन मैकार्थी लिंक, एक है एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बोलते हैं एल्गोल को, और दूसरी है लिस्प जिसको बोलते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग। इन लैंग्वेज में जॉन मैकार्थी का बहुत कंट्रीब्यूशन था। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन वाला जो टॉपिक है, इसको अगर अपन यहाँ देख, ध्यान से देखिए, इसको मैंने जो है वो यहाँ लगाया है, यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए, हिंटन ने डीप लर्निंग की बात करी। आज आप जितने चैट जीपीटी या जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स रीड कर रहे हैं, वो सब डीप लर्निंग के ऊपर ही टिके हुए, पूरे अगर कहा जाए डीप लर्निंग। दूसरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको ANN कहा जाता है ना, जैसे अगर कहा जाए इनपुट आउटपुट और एक हिडन लेयर होती है जिसमें, वो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उस पे हॉपफील्ड ने काम किया। और इनको मिलाकर जो अगर कहा जाए आज AI का नया रूप हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बहुत सारी ऐसी जो है अगर कहा जाए कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे जो है वो अगर कहा जाए चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म हो, ये सब जो अगर कहा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कर रही है इनके जो अगर कहा जाए देन। तो इसलिए याद रखना कि वो गॉड फादर फादर फाउंडर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो पता होना चाहिए। दूसरा, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पूछेगा तो हॉपफील्ड, ठीक है। अगर उसकी जगह अगर जो है वो मशीन लर्निंग पूछेगा, अभी आया भी था फॉरेस्ट में क्वेश्चन, मशीन लर्निंग की बात करेगा तो हिंटन, डीप लर्निंग की बात करेगा तो हिंटन। आज मशीन लर्निंग डीप लर्निंग जो है वो अगर कहा जाए हिंटन, मशीन सीख भी रही। आप जो प्रोनाउंसिएशन करते हो उसका उच्चारण मशीन समझती है, धीरे धीरे जो है वो मशीन को समझ पड़ता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सब सच्चाई की बात है। आज आज मशीन लर्निंग के कारण ही आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ हिंदी में, तो उसको कितना आसानी से वो समझ सकती है। भारत सरकार के द्वारा पिछले 2 वर्षों में कौशल विकास के लिए जो कदम उठाए गए, वे सभी कदम देश की उन्नति में सार्थक योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस विषय में हाल ही के दिनों में कई स्टेटमेंट दिए गए, जिनमें कहा गया कि हम कौशल विकास को बढ़ावा देकर भारत के अंदर नए मैन पावर को खड़ा करेंगे। अब आप इसमें से कोई एक सिंगल वर्ड बताइए जो गलत है। सिंगल वर्ड क्या ये सर गलत टाइप हुआ? नहीं, ये सब लर्निंग, मशीन लर्निंग ने सीखा, मनुष्य का उच्चारण उसको सीख रही है मशीन लर्निंग। तो एक है डीप लर्निंग और एक है ए एन एन अलग 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 चीज है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। ये आपको ANN दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर जो है वो इनपुट आउटपुट और एक हिडन लेयर होती है। ये इनके ऊपर इन्होंने काम किया, इनके बीच का अंतर अगर आपने नहीं करा तो गड़बड़। हाफ फील्ड जो अगर कहा जाए ANN के ऊपर काम कर रहे हैं, हिंटन डीप लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अक्टूबर 2024 में अमेरिका में निम्न में से किस तूफान ने, भारी तूफान कहेंगे इंग्लिश में हैरिकेन कहेंगे, क्योंकि जो साइक्लोन, हैरिकेन, तूफान, टॉर्नेडो, ये अलग अलग कंट्रीज, विली विलीज अलग अलग कंट्रीज में जो है वो नेम अलग अलग। अब ये क्यों है? एक तो मिल्टन और हेलेन दोनों हैं इसमें आंसर, है ना, और जो है वो आसाना तो हमारे यहाँ आया था। ये क्वेश्चन क्यों आएगा, इसके पीछे का तर्क समझिएगा। एक तो ये दोनों ने अभी तबाही मचाई, ठीक है, यहाँ पर माँ कट गया। मिल्टन जो है अगर कहा जाए इसने भी तबाही मचाई, और हेलेन ने भी। काफी लोग, अगर 20 लाख, अमेरिका जैसे देश में 20 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात। यहाँ हमको एक नवभारत.com का एक आर्टिकल जो है लगा हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका में मिल्टन तूफान से 20 लाख लोगों के घरों की बत्ती गुल। यहाँ अगर कहा जाए हेलेन तूफान के कारण जो है वो हमको दिख रहा है कि 20 लाख लोगों के जो है अगर कहा जाए 20 लाख लोगों के घरों की जो है वो अगर कहा जाए बत्ती गुल होगी। अब आप कहोगे कि इसमें क्या है सर, क्या क्वेश्चन बनेगा? तो पहले तो समझिए कि ये जैसे भारत के चुनाव में राजनीति होने लगी, ऐसे यहाँ भी इसमें कहा जा रहा है कि कृत्रिम तरीके से इसको फैलाया जा रहा है। इलेक्शंस में जो रिजल्ट से अपने फेवर में करने के लिए इन तूफानों का जो है अगर कहा जाए सहारा लिया जा रहा है, ऐसे कई सारे न्यूज़ में अभी चीजें चल रही हैं। तो ये आप, अगला है चिकित्सा फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार के संबंध में 2024 में कौन सा कथन असत्य है? ये पुरस्कार विक्टर जो है अगर कहा जाए एम्ब्रोस और गैरी, ठीक है, रॉक्कोन को दिया गया, ये बिल्कुल सही। यह पुरस्कार माइक्रो RNA की खोज, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के लिए उनके जो है अगर कहा जाए योगदान, ये उनकी कैंसर में खोज कारगर मानी जाएगी, इसके लिए उपरोक्त सभी। अभी ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए,
डीएनए के पास, एक लाइन में समझे अपन, बहुत अंदर नहीं जाएंगे, डीएनए के पास आपकी जेनेटिक सूचना है। अब ये जेनेटिक सूचना हर सेल को चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए। आज अगर मान के चलिए मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरी स्किन का कॉम्प्लेक्स आने वाली मेरी संतानों के अंदर दिखेगा, कहीं ना कहीं मेरी आनुवंशिक सूचना मेरी आगे वाली जनरेशन्स में जाएगी। इसलिए जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं किसी रोग में, तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है कि कोई रोग किसी परिवार के सदस्य को तो नहीं लग चुका। तो डीएनए के पास होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए, जो कि तीन प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये लेकर आते हैं सेल तक, और सेल को ये सूचनाएं देकर राइजोबियम जो अगर कहा, राइबोसोम नाम का जो अगर कहा जाए जो प्रोटीन होता है, वो सेल को तैयार करता है। यानी आरएनए का काम उस सूचना को सेल तक लाना और नई सेल को विकसित करना। अब क्या हुआ कि 90s के डिकेड में पहली बार विक्टर एम्ब्रोस को पता चला कि कोई माइक्रो आरएनए नाम की संरचना भी होती है, नॉन कोडिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, माइक्रो आरएनए नॉन कोडिंग स्ट्रक्चर। अब वो कभी मैं फुर्सत में आपको बायो वायो वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा या अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। वो अगर स्ट्रक्चर को हम अपने तरीके से थोड़ा सा बदल दें या उसमें अगर कहा जाए कुछ सुधार कर दें, तो आने वाले समय में हम कई तरह के रोग, आनुवांशिक रोग और कई जो रोग हैं जो स्पेसिफिक होने की संभावना है, उनको नियंत्रित कर सकते। उस खोज के लिए इन दो वैज्ञानिकों को जो है वो ये अवार्ड मिला। अब ये समझिए, अगर मैं आप ऐसे समझूं कि जो है वो अब जैसे कहते हैं ना कि प्रयास कितने दिन करना है, तो यहां पर अगर आप एक कीवर्ड टाइप करें, पहले तो देखिए यहां से अपन ने कीवर्ड टाइप किया माइक्रो आरएनए, और इस माइक्रो आरएनए के ऊपर अपन ने एक विकिपीडिया का एक पेज खोल लिया। अब विकिपीडिया के पेज के ऊपर यहाँ पर आपको एक स्टोरी हिस्ट्री पर जा रहे हो, तो लिखा है द फर्स्ट माइक्रो आरएनए वाज डिस्कवर्ड इन अर्लियर 90 और नीचे क्या लिखा है, द फर्स्ट माइक्रो आरएनए वाज डिस्कवर्ड इन 1993 बाय द ग्रुप लीड बाय विक्टर एम्ब्रूज एंड इंक्लूडिंग ली एंड फाइनिस, और बाकी जो अगर कहा जाए ये सब दोनों वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर, चूंकि ये दोनों ही चर्चा में है इसलिए इनके कीवर्ड्स यहाँ पर आपको जो है वो HTML लिंक मिल रही है। आप सोचिए जिस चीज को उन्होंने 93 में खोजा, नॉन कोडिंग आरएनए बोलते हैं इसको, है ना, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें ये अगर कहा जाए उन तीन से अलग नॉन कोडिंग माइक्रो आरएनए, 93 से 2003, 2003 से 2013, 2013 से 2023, 30 साल के बाद उनकी जो अगर कहा जाए इस खोज के लिए आपको नोबेल जो है वो प्राइज से मतलब क्या बोलते हैं सम्मानित जो है वो किया गया। तो अब हमारे लिए तीन चार क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला, कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये तीन तरह के होते हैं। आरएनए डबल स्टैंड होता है कि सिंगल स्टैंड होता है, टेक्निकली अगर कहा जाए कि मोस्टली अगर कहा जाए आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंड बेस्ड ही होता है। कुछ वायरसेस में, ये ध्यान रखिएगा, कुछ वायरसेस में डबल स्टैंड आरएनए होता है ना। ये कभी जैसे कोई पूछ ले डबल स्टैंड, डबल स्टैंड देखा ना, वो हेलिक्स जैसे सीढ़ी होती है, डीएनए होता है, तो कई जगह अगर कहा जाए कि उसमें होता है। ये क्वेश्चन आपके लिंक होंगे इससे। बाकी तो कोई जो है अगर कहा जाए ये आर्टिकल यहाँ लगा भी हुआ है, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आए। अगला क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोल दिया है कि मैं करंट अफेयर्स के अंदर नोबेल प्राइज एक अलग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आजकल उनसे सब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में क्लियर हो गया, क्या कभी पूछ ले कि इनमें से कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है। अब आप सोचोगे ये तो बायो का क्वेश्चन है, लेकिन ये लिंक है सब्जेक्ट से। अब आखिरी क्वेश्चन जो है वो हमारा, इसके बाद आप जरूर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि इस महाकुंभ में, मतलब महाकुंभ समझते, करंट अफेयर्स का कुंभ तो चल ही रहा है इस समय, उसमें आपको मुझसे कितना समझ पड़ी चीजें। हालांकि अब ये बच्चे आए ना आए, देखे ना देखें, लेकिन हर हफ्ते ये चीज जो रहेगी। तो हाल ही में भारत के अलग अलग राज्यों में पकड़ी गई एमडी, एमडी का नाम भी पता होना चाहिए, जो ड्रग है इसे मेफेड्रॉन कहा जाता है, म्याऊं म्याऊं भी बोलते हैं इसको। ड्रग के बाद एनसीबी डिजिटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से संचालित नारकोटिक हेल्पलाइन चर्चा में, मानस। अब ये क्वेश्चन क्यों है, एक्चुअल मानस हेल्पलाइन अभी सरकार ने 2 महीने पहले ही लॉन्च की, ठीक है। ये अभी आपको एमपीपीएससी अगले हफ्ते हो सकता है कि मेंस में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो पहले तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन कैसे जो है, अरे यार एक सेकंड, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे जो है वो, एक मिनट रुकिएगा, है ना, मुझे लगता है स्क्रीन पर
शायद स्क्रीन शेयरिंग जो है अगर कहा जाए। हम्म, अभी शायद स्क्रीन शेयरिंग, एक सेकंड रुकिएगा मैं। हाँ शायद मेरा फेस कहीं, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके कर देता हूँ, एक सेकंड। तो अभी आपको जो प्रश्न है वो कैसे बनेगा पहले तो देखिए ना। यहाँ पर अपन सिंपल पहले तो कीवर्ड टाइप कर लें, इसको अपन सबको बंद कर दें। हम यहाँ टाइप करें मानस हेल्पलाइन, ये अपन ने टाइप किया। तो अपने को एक अभी हाल ही का एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, क्योंकि गृह मंत्रालय काम करता है इसमें, ध्यान रखिएगा ना, नारकोटिक डिपार्टमेंट हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। जैसे एमपी नारकोटिक डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखोगे तो वो पुलिस विभाग से ही जो है वो जुड़ी हुई। तो तीन तरह के ड्रग्स, एक जो अगर कहा जाए आपको पूरी प्राकृतिक ड्रग्स यानी नेचुरल तरीके से आने वाली, दूसरी सेमी सिंथेटिक, और तीसरी जो अगर कहा जाए सिंथेटिक, इन पे काम करता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। एक तो ये पोस्ट कब का, 18 जुलाई। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये बकायदा लिखा हुआ है कि होम मिनिस्टर लॉन्च नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन मानस, मादक पदार्थ निषेध जो है अगर कहा जाए, अभी आप मानस का फुल फॉर्म भी याद रखिए। या और हिंदी इंग्लिश में ये नाम एक जैसी, आप चाहो तो यहाँ से लैंग्वेज बदल कर इसको हिंदी कर लो। तो अब हमें ये समझ पड़ा कि राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस की शुरुआत करी, अभी करिए, तो ये तो करंट अफेयर्स का हो गया कि मानस हेल्पलाइन का संबंध किससे है। और इसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर आप ये सूचना भी दे सकते हैं कि भाई जो है अगर कहा जाए कहाँ ड्रग्स बिक रही है, कहाँ जो है गलत तरीके से ये काम हो रहा है। ऐसी सूचनाओं के आधार पर लोग कार मतलब अगर कहा जाए ऑफिसर्स कार्रवाई भी करें। तो टेक्निकली अगर कहा जाए, शाह ने कहा कि जब तक देश में 35 वर्ष से कम उम्र का हर नागरिक इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो अगर कहा जाए संकल्प नहीं करता, हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। 130 करोड़ जनता के बीच अप्रोच, भारत को विकसित भारत 2047 तक बढ़ाने तक ले जाने के लिए हमें नशा मुक्त भारत जो है वो खड़ा करना पड़ेगा। और इसी के लिए सरकार ने यह हेल्पलाइन लेकर आई, और इसके तहत जो है वो अभी बड़ी कार्रवाइयां हो रही और चीजें हेल्प मतलब अगर कहा जाए ड्रग्स पकड़ी भी जा रही। तो दोनों चीजें जो है अगर कहा जाए लिंक हो गई। मानस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, मानस हेल्पलाइन का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है, वो देखने वाली यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है ना कि एक मोबाइल ऐप उमंग ऐप होगा, ताकि उमंग से जो है वो, उमंग तो प्लेटफॉर्म है, उससे लिंक होगा। देश के नागरिक नशीली दवाओं की तस्करी की जानकारी साझा करें, साथ ही नशा मुक्ति पुनर्वास संबंधी सलाह लेने के लिए गुमनाम रूप से 24 घंटे एनसीबी से जुड़ सकें। ये आपको समझ पड़े। तो ये मैंने आपको पूरे बताने की कोशिश करी कि इस तरह के क्वेश्चन इस वीक में ये जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको करा दिए। क्या क्वेश्चंस आएंगे, उनका नेचर क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस को पंच करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एमपीपीएससी 2025 को प्लान कर रहे हैं तो एक बार हमारे ऐप के ऊपर जाके फाउंडेशन कोर्स भी देखिए हमारा। टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज तो मतलब आपको गजब की लगेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की व्याख्या इसी तरह से नीचे दी गई है। हर वीक करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है हमारी। तो क्लास तो बच्चे यूट्यूब पर तो अटेंड करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कुंभ के मेले में है इस समय। तो अब हर वीक में आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट करूंगा। और ये तो पहला लेक्चर था, आने वाले लेक्चर में और चीज़ों को लिंक करूंगा सब्जेक्ट से कैसे। आज कम से कम आपको कई चीज़ें पता चली, पुराने क्वेश्चन नए से कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2010 का स्टेडियम वाला क्वेश्चन, आर्टिकल 172 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हाल ही में, जैसे अगर हम अभी रोजमर्रा के पेपर में नारकोटिक का तो पढ़ रहे हैं, कल भी गुजरात में जो ड्रग्स पकड़ाई, दिल्ली में पकड़ाई, भोपाल में भी 1800 करोड़ की पकड़ाई थी, अभी पेपर में मैंने कल परसों पढ़ा है कि 13,000 करोड़ की पकड़ाई है। लेकिन हम वो मानस हेल्पलाइन को ध्यान नहीं दे रहे कि उसके लिए भी कोई जो है अगर कहा जाए कि हेल्पलाइन सरकार जो है वो चला रही है। और इसी साल 2000 जो अगर कहा जाए कि 24 में ही वो हेल्पलाइन जो है वो सरकार ने जो है वो इंट्रोड्यूस करी। और ये बजट में भी थी, सरकार के बजट भाषण के अंदर भी जो है वो थी, यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलिए, तो सभी को धन्यवाद, और ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले, खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अच्छा कुछ आपके जीवन में जो है वो होगा। धन्यवाद।